हाय गाइस, दिस इज़ नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EBNG एकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़। ये क्लासेस 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये उस टाइम की कुछ पिक्चर्स हैं, इससे आप उस टाइम के एग्रीकल्चर के लेवल का आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम एग्रीकल्चर क्या रहा होगा, किस लेवल पे रहा होगा। अगर हमसे पूछा जाए रीजंस फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो इतना बैकवर्ड रहा उसके मेन रीजन क्या है। सबसे फर्स्ट रीजन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ लैंड सेटलमेंट सिस्टम परस्यू कर रखा था। अच्छा, अब अगर हम उन्होंने जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम परस्यू कर रखा था उसकी बात क्या करें। सारे बच्चों को बता दूं, सपोज टू बी ये है गवर्नमेंट, क्लियर, और ये है फार्मर। फार्मर फार्मिंग करेगा, जो भी प्रोडक्शन उसका होगा उसका एक पार्ट उसे किसको देना। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मिडिल मैन अपॉइंट कर दिए। मिडिल मैन जिसे बोला गया जमींदार। क्या बोला गया बेटा? जमींदार। अब ये जमींदार जो थे बेसिकली वो इंडियंस ही थे, क्लियर। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट किनसे कांटेक्ट करेगी? जमींदार से। जमींदार से बात करेगी। सपोज टू बी किसी एक पर्सन को पूरे गांव का या 2-3 गांव का जमींदार बना रखा है। इसको एक पर्टिकुलर डेट फिक्स थी कि इस डेट तक आपको सारा जो भी रेंट बन रहा है वो फार्मर से कलेक्ट करके हमारे यहाँ डिपॉजिट करवाना है, वरना उन पे बहुत सारे फाइन्स थे या जमींदार किसी और को बना देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे क्या किया, इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया इंडियन फार्मर्स का। कैसे किया बेटा, समझना यहाँ से। अब ये किससे टैक्स लेने के लिए, अच्छा टैक्स कैसे लेना है, ये फ्री थे इनको, मतलब ये मार भी सकते थे, इनके पास बहुत सारे राइट थे उस टाइम, देखा होगा उस टाइम। इसका मतलब इनके पास रेंट कलेक्शन के फुल्ली राइट्स थे, क्लियर। अब ये किससे कलेक्ट करेंगे? फार्मर से। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जितना आगे से बोला उतना नहीं लिया, डबल और उसका ज़्यादा लिया। सपोज टू बी अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमें तो 30% रेंट चाहिए, क्लियर, तो ये यहाँ पे 70% 80% लेते थे। क्या होता था, 70-80 लेंगे तो क्या होगा, 30 वहाँ डिपोजिट करेंगे, 30-40 हमारे बच जाएगा। तो अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इन्होंने किसका एक्सप्लोरेशन किया? फार्मर्स का। तो फार्मर पे डबल एक्सप्लोरेशन हुआ है। तो जमींदारी सिस्टम को इसीलिए मेन रीजन बोला जाता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर बैकबोन थी वो बैकवर्ड होने का सबसे बड़ा रीजन है जमींदारी सिस्टम, क्लियर। और बेसिकली ये इंडियंस थे, तो इंडियंस ने भी हमारा एक्सप्लोरेशन किया है। बात समझ में आ गई। इन द जमींदारी सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, सीधी सी बात है ब्रिटिशर्स लेके आए थे सिस्टम को। द प्रॉफिट ऑक्यूरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर्स। बात समझ में आ गई कि कल्टीवेशन करने से पहली बात तो फार्मिंग का लेवल इतना, मतलब पहली तो बात तो मेहनत लगती है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, जो फार्मर से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उससे अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था तो वो कौन ले जाते थे? जमींदार लेके चले जाते थे। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स। जो फार्मर्स हैं, कल्टिवेटर्स मतलब फार्मर, जो फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इस साल बारिश नहीं हुई, उसके वहाँ कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो रेंट चाहिए। बात समझ में आ गई। मेन रीजन था। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया जमींदारी सिस्टम, फर्स्ट रीजन इज दैट। अगर हम सेकंड रीजन की बात करें, रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो सेकंड रीजन मेरे पास हो जाएगा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? बेटा अगर आपने पैटर्न देखा हो एग्रीकल्चर का, तो हमारे यहाँ खाने पीने की चीजें ज्यादा बनती थी। अगर हम खेती की बात करें तो किस, वीट, राइस, है ना, कॉटन। तो जो कंजप्शन गुड्स हैं, तो कंजप्शन गुड्स का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में होता था। इंडियन पैटर्न ये था। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। कैश क्रॉप का प्रोडक्शन मतलब है कि जिसको मार्केट, अच्छा पहले वीट का प्रोडक्शन करता था फार्मर, अपनी रिक्वायरमेंट का वीट घर पे रख के बाकी को वो सेल कर देता था, है ना। तो उससे वो पूरे साल भर अपनी खाने की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता था, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब ऐसे प्रोडक्शन जो उसकी हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसको फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है, उसको मार्केट में बेचेगा, उससे पैसा लाएगा, फिर अगर उसे खाना या कुछ चाहिए तो वो मार्केट से परचेज करेगा, क्लियर। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा रीजन है, अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको पूरा सा।
अगर मैं एग्रीकल्चर के लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात करूँ तो एक और फैक्टर है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। फार्मर्स को इतना नॉलेज नहीं था कि नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें, तो हमारे यहाँ कभी भी न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर अडॉप्ट नहीं हुई, यूज़ नहीं कर पाए। मीन्स एंड इंसेंटिव फॉर मॉडर्नाइजेशन, तो कभी भी हमने मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट नहीं किया। लेक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी भी नहीं थी। नेग्लिजिबल यूज फॉर फर्टिलाइजर्स। तो ये 5 फैक्टर्स वो हैं जो हमारी एग्रीकल्चर के बैकवर्ड जाने के रीजन है। उसमें से 2 तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो जमींदारी सिस्टम है, और दूसरा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम मैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये मीनिंग यहां देखो बेटा सारे बच्चे, ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स इज कॉल्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने की बजाय अगर हम कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें, कैश क्रॉप्स वो होते हैं जिन्हें मार्केट में बेचेंगे। द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वर ऑलवेज इन द नीड ऑफ रॉ मटेरियल। जो ब्रिटिशर्स के वहां पर इंडस्ट्रीज थी, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, जस्ट लाइक कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंडनट, शुगर कैन, etc। तो जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, शुगर कैन से शुगर बनती है ना, जूट, कपड़े वगैरह जितने भी बनते, कॉटन, इंडिगो, नील होती है जिससे कलर होता है, कॉटन जिससे कपड़ा बनेगा। इसका मतलब ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट को रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में जरूरत थी, तो इनको प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट रखा। अब उन्होंने कैसे करवाया प्रोडक्शन, इसके बहुत सारे तरीके थे। बाय ऑफरिंग हायर प्राइसेस, द इंडियन पीजेंट मतलब फार्मर वर अट्रैक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो रॉ मतलब ये जो चीज़ें हैं, कॉटन, इंडिगो, ग्राउंडनट, शुगर कैन, etc, इनकी उन्होंने हाई प्राइसेस ऑफर करी। तो पहली बात तो ये कि जहाँ गेहूं, चावल और ये सब सस्ते बिक रहे थे, ये अगर महंगे बिकेंगे तो फार्मर्स क्या होगा कि ये वाले प्रोडक्शन का प्रोडक्ट करने के लिए मोटिवेट होगा। क्लियर। द एक्सटेंट ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट सो फार एज टू मेक मेनी पीजेंट्स परचेज देयर फूड रिक्वायरमेंट फ्रॉम द शॉप्स इन द टाउन। तो जब हमने अपने लिए खाने के लिए कुछ चीज़ का प्रोडक्शन नहीं किया है, हम अगर कैश क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेचेंगे और पैसा जो आएगा उससे हम मार्केट पर डिपेंड हो गए। जैसे अभी हम लोग खाने पीने के लिए टोटली मार्केट पर डिपेंड है। लॉकडाउन हो गया, घरों में बंद है। क्लियर। फार्मर अभी खेती कर रहा है, अभी गेहूं का सीजन है, अभी मार्केट में गेहूं बिकने आ जाएगा। क्लियर। अगर हम खुद फार्मर होते तो हमारे खुद को गेहूं की टेंशन नहीं है, हमारे फार्म्स हैं, वहां से आ जाएगा, हम घर में यूज कर लेंगे। बट अगर हम मार्केट में, तो यहां पर जो फार्मर्स थे वो किस पे डिपेंड हो गए, मार्केट में डिपेंड हो गए। दिस फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो हो गया कम, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो गया ज्यादा। ब्रिटिश रूल में सूखे अकाल, सूखा अकाल किसको बोलते हैं, फेमाइन्स किसको बोलते हैं, बारिश नहीं हुई है, पानी नहीं है, पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, मतलब खाने के लिए प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो अगर खाना और पानी अवेलेबल नहीं तो सूखा ही पड़ना है, फिर तो क्या है, फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई। और इसके लिए ब्रिटिशर्स के पास ऐसा कुछ नहीं, ब्रिटिशर्स के पास कोई फूड ग्रेन्स का बहुत बड़ा स्टॉक हो जिससे सप्लाई हो जाएगी। तो ये वो सारे रीजंस थे कि एग्रीकल्चर को इन्होंने बैकवर्ड जोन में लाके खड़ा कर दिया। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। तो ये था एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। क्लियर।